जय हिंद। हमने पार्ट 1 देख लिया था डीपीएसपी का, जिसमें हमने ये समझ लिया था कि डीपीएसपी की जरूरत क्यों पड़ी और डीपीएसपी आखिर संविधान में इंक्लूड क्यों किए गए और ये किसके निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, किसके लिए, राज्य के लिए करते हैं। अच्छा, डीपीएसपी को रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य संविधान सभा के सदस्यों का क्या था कि आने वाले भविष्य में जो राज्य के प्रधान होंगे या जो राज्य को संचालित करेंगे या केंद्र को, उन्हें एक दर्पण के रूप में देखे कि एक अच्छा सुचालित राज्य क्या कहलाता है ना। कि आपको एक अच्छा राज्य चलाना है तो जो जो बातें डीपीएसपी में लिखी हैं, यदि आप इन्हें फॉलो करवाएंगे तो आप एक अच्छे राज्य का गठन या एक अच्छे राज्य को चला सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं। तो डीपीएसपी में शुरू में हमने ये देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग भाग 4 में आता है। और भाग 4 में किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 36 टू 51 तक ये आता है। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी कि जब राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहित किए गए, किससे ग्रहित किए गए, आयरलैंड से ग्रहित किए गए, तो केवल इसमें एक विचारधारा को फॉलो नहीं किया गया, इसमें मल्टीपल जो विचारधारा है उन्हें फॉलो फॉलो किया गया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें समाजवाद को भी रखा गया, इसमें उदारवाद को भी रखा गया और इसके अलावा इसमें गांधीवादी विचारों को भी सम्मिलित किया गया। अब गांधीवादी विचार क्या होते हैं कि जानवरों का पालन पोषण सही तौर पर किया जाए, जंतुओं की या फिर पशुओं की हत्याएं ना की जाए, एक राज्य में मित्रतापूर्ण स्वभाव से राज्य का संचालन हो। तो ये गांधी जी के विचार है, मतलब जो थोड़ा हिंसा से दूर होंगे और समाज सेवा से ज्यादा प्रेरित होंगे, ये हो जाएंगे आपके गांधी। फिर हमने आर्टिकल्स भी देखे थे कि कौन से गांधी विचारधारा से संबंधित है, कौन से समाजवाद से संबंधित है और कौन से उदारवाद से संबंधित है। अब मैंने आपको बहुत पहले ये चीजें समझा दी हैं कि समाजवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, तो इसमें हम समझ आया नहीं करेंगे बार बार इस चीज को समझकर। तो सीधे आर्टिकल में आते हैं। हमने इसमें सबसे पहला आर्टिकल देखा था, आर्टिकल नंबर 36। 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर 30, इसमें क्या किया गया था कि ये गैर न्यायोचित होगा। ठीक है, गैर न्यायोचित होगा, इसका मतलब कि इन्हें जबरदस्ती न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। मौलिक अधिकारों को करवाया जा सकता है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। क्या आप डीपीएसपी के हनन होने पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं। बाध्यकारी मतलब संविधान में लिखे जरूर है, पर ऐसा नहीं बोला गया है कि राज्य को इन्हें मानना ही पड़ेगा। जो जो राज्य की स्थिति जिस प्रकार से, वो इनमें लिखे हुए पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। जिनकी स्थिति नहीं है, अब जैसे इसमें एक पॉइंट आएगा कि गरीबी बेरोजगारी को आप क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब गरीबी और बेरोजगारी कैसे दूर होगी, सभी को नौकरी देकर दूर होगी। पर राज्य अगर ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो नौकरी दे पाए, तो क्या जबरदस्ती है कि नौकरी देना पड़ेगा, नहीं है। इसलिए इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया और इसी वजह से इसे थोड़ा बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। फिर हमने आर्टिकल नंबर 38 में क्या देखा था कि 3 प्रकार की, सबसे पहले आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को दूर करके आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानता को दूर करना है और सभी के लिए लोकहित में क्या करना है, कार्य करना है। मतलब लोगों के कल्याण को क्या देना है, बढ़ावा देना है। फिर हमने 39 में देखा था कि राज्य विभिन्न कार्य करेगा, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिला था 39D, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि ये महिलाओं के लिए, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का कार्य करेगा। इसके अलावा हमने देखा कि अमेंडमेंट के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 39A, जिसमें गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात वे व्यक्ति जो वकील की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वकील को अफोर्ड नहीं करेंगे तो जज के सामने अपने पक्ष को कैसे रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, किसकी ओर से, राज्य की ओर से। इसके लिए किसका गठन किया गया, नालसा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा। गठन क्यों किया गया है इसका, निशुल्क विधिक सहायता देने के लिए। और निशुल्क विधिक सहायता किसे दी जा रही है, गरीबों को जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। किस आर्टिकल में, 39A। तो इस आर्टिकल को आप याद रखेंगे, ठीक है, कि निशुल्क विधिक सहायता देने की बात या किस आर्टिकल के तहत नालसा का गठन किया गया, तो आंसर क्या होगा, 39A। अब यहां तक हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, अब हमें इसके आगे बढ़ना है। अगला आर्टिकल कौन सा है,
आर्टिकल नंबर 40 देखना, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। मैं इसे सरल तौर पर एक शब्द में बताऊं तो पंचायती राज व्यवस्था। समझ में आया? पंचायती राज व्यवस्था समझते हैं? अब आपको पंचायती राज व्यवस्था से कुछ याद आ रहा होगा। कौन सा अमेंडमेंट याद आ रहा है? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। अब देखो ये क्यों किया गया। ये इसीलिए किया गया था ये अमेंडमेंट क्योंकि ये जो पॉइंट है ना पंचायती राज व्यवस्था का, ये लिखा गया था आर्टिकल नंबर 40 में। 40 में लिखा कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के लिए संगठित करेगा और लागू करेगा। परंतु अभी तक जब ये आर्टिकल नंबर 40 में लिखा है तो क्या राज्य के लिए बाध्यकारी है? बस वही चीज हो गई कि भारत के प्रत्येक राज्य इसे फॉलो नहीं किए और हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। और उस समय सरकार चाहती थी कि क्या किया जाए, प्रत्येक राज्य में इसे लागू किया जाए। पर वही चीज है, आप राज्यों को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप लागू करो, या न्यायालय भी नहीं बोल सकता कि देखो उस राज्य ने कर दिया आप क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसको अमेंडमेंट के द्वारा किसमें जोड़ दिया गया, फिर सीधे तौर पर संविधान में लागू कर दिया गया। लागू मतलब अब ये कैसा हो चुका है, बाध्यकारी। और इसमें बोला गया कि अब पंचायती राज व्यवस्था को प्रत्येक राज्य को लागू करना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा इसे आपको आगे चलकर दूसरे भाग में देखने मिलेगा। किसमें? भाग कौन सा? किस भाग में? 11? अनुसूची 11 नहीं, वो तो अनुसूची 11 में उसको ऐड किया गया था। आपको आगे चलकर भाग 9 में देखने मिलेगा कौन? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो ये व्यवस्था को अब डीपीएसपी के बाहर निकल के वहां भी चली जाएगी, है ना। तो डीपीएसपी के बाहर निकल के जब वहां चली जाएगी तो फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, बाध्यकारी बना दिया जाएगा। परंतु यहां पर वो बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है? पंचायती राज। 41 में यह कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के बारे में संबंधित है। देखो इसमें क्या बोला गया कि राज्य शिक्षा से संबंधित, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमार और विकलांगता, ये इन चीजों से जो व्यक्ति पीड़ित है आपके राज्य में, उनके लिए क्या करोगे आप? कार्य करोगे, योजनाएं बनाओगे और उन्हें सहायता दोगे। पर अब एक चीज है, मान के चलते हैं कोई व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वृद्ध है और बुढ़ापे से जूझ रहा है, बीमारियों से। अब वो जाके सरकार से गुजारिश नहीं कर सकता कि डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 41 में लिखा है कि यदि मैं बेरोजगार हूं, कि यदि मैं बीमार हूं तो आप मुझे क्या दोगे? सहायता दोगे। राज्य चाहेगा तो कानून बना दे, योजना से आपको प्रॉफिट दे सकता है। पर आप ये नहीं कह सकते राज्य के पास जाकर कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि राज्य बोल देगा कि देखो ये चीज हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। अगर हम इस चीज को लेके कैपेबल होंगे तो भविष्य में हम बहुत सारी जॉब्स देंगे, आपको वैकेंसीज देंगे। पर अभी हम उतनी वैकेंसीज देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हम आपको अभी जॉब नहीं दे सकते। वैसे ही यदि कोई बोले कि इस ये बीमारी से मैं पीड़ित हूं, तो वही बात है कि यदि एक व्यक्ति उससे पीड़ित है तो और भी जो वृद्ध है वो भी पीड़ित आके कहां गुजारिश करने लगेंगे? राज्य में। और राज्य यदि उस समय फाइनेंशियली मजबूत नहीं है ऐसी सेवाएं देने के लिए, तो राज्य इसके लिए भी मना कर सकता है। परंतु एक अच्छे राज्य को बनाने के लिए इसलिए ये लिखा गया है कि आपको बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसे समस्याओं से जूझना है और उनका निवारण भी करना है। ये आर्टिकल नंबर किसमें बोला गया? 41 में। तो 40 में बोला पंचायती राज और 41 में बोला बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता। बस इतना याद रखो, इसमें सहायता प्रदान करेगा। 42 सिर्फ इसमें देखना, इसमें मेनली पूछा जाता है मातृत्व राहत। ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत मातृत्व सुविधाएं या मातृत्व राहतें देने की बात की गई है, जिसमें प्रसूति से संबंधित भी आपको क्या दी जाती हैं? सुविधाएं दी जाती हैं। राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए क्या करेगा? प्रावधान करेगा। तभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर प्रसूति से संबंधित अनेक योजनाएं चल रही हैं। सरकार जो गरीब महिलाओं के लिए, जहां अस्पताल नहीं है या जहां अस्पताल तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वहां एम्बुलेंस भी चलाई जा रही है ताकि गांव से उचित समय पर महिला कहां आ सके? हॉस्पिटल या अस्पताल पहुंच सके जहां पर अस्पताल उपस्थित नहीं है। तो सिंपल है, प्रसूति सुविधाएं या मातृत्व सुविधाएं की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल नंबर 42 में। फिर से आते हैं हम आर्टिकल नंबर 36 में। हमने देखा राज्य की परिभाषा।
आर्टिकल नंबर 37 में हमने देखा कि गैर न्यायोचित है। आर्टिकल नंबर 38 में हमने देखा कि लोक कल्याण का काम करेगा, असमानताएं दूर करेगा और 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई। आर्टिकल नंबर 39 में राज्य विभिन्न कार्य करेगा, जिसमें से एक मुख्य कार्य था कि वो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। और 39A में बोला गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। फिर 40 में बात की गई पंचायती राज व्यवस्था की। 41 में बात की गई बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी या विकलांगता को दूर करने के प्रावधान करेगा। और 43 में बात की गई है आपकी, सॉरी 42 में बात की गई है आपकी मातृत्व सुविधाओं की। किसकी? मातृत्व सुविधाओं। अब हम चलते हैं 43 की ओर। अब 43 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब 2 चीजें ऐड की गई हैं। राज्य सभी श्रमिक मतलब समझते हैं कौन? मजदूर। श्रमिकों को एक जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके लिए राज्य सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उस कार्य के लिए एक अच्छा वेतन मान दे हो, और दूसरा उनके जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है वो राज्य उस क्षेत्र में क्या करेगा? काम करेगा। तो मजदूरों के जीवन को अच्छा बनाने की बात किस आर्टिकल में की गई है? 43 में। श्रमिकों की, अब इन्हीं से संबंधित 2 आर्टिकल, 2 अमेंडमेंट्स हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला गया 43A में? सबसे पहले 43 में हमने बात कर ली किसका जीवन अच्छा बनाना है? श्रमिकों का जीवन अच्छा बनाना है। 43A में बोला कि जो उद्योग है ना, उद्योग का जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता है। अब एक चीज बताइए, एक मैनेजमेंट है, ठीक है, या फिर मैं एक कारखाना या उद्योग चलाता हूं, मैं उसका बोर्ड का मेंबर हूं और चेयरपर्सन हूं। अब मैं उसमें अपने सभी सदस्यों को कोई ना कोई को मैं कोषाध्यक्ष बना लूंगा, जो फाइनेंशियली देखेगा, किसी को मैं बना दूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, अलग अलग पोस्ट में उसको दे दूंगा, किसी को सेक्रेटरी बना दिया। अब ये सब मिलके क्या चला रहे हैं मेरे साथ? मेरी कंपनी को, मेरे उद्योग को चला। परंतु मुझे अपने श्रमिकों के लिए या मजदूरों के लिए किस प्रकार का मानदेय रखना है, या उन्हें किस प्रकार की समस्या हो रही है जो मुझे दूर करनी चाहिए, या ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो मजदूरों को मेरे द्वारा दी जा सकती हैं, तो ऐसी चीज मुझे तब तक नहीं पता चलेगी जब तक मेरे बीच कौन ना बैठा हो, उनमें से ही कोई व्यक्ति ना बैठा हो। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि हमेशा आपका जो बोर्ड है उसमें मजदूरों में से कोई आपका सदस्य उसमें होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा जो मजदूर संघ का कोई अध्यक्ष होता है वो भी बोर्ड मेंबर का क्या होता है? फिर सदस्य होता है। तो यही बोला गया था कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अब इस शब्द को आपको याद रखना है, श्रमिकों की, किस आर्टिकल में? 43A। 43A बोलता है श्रमिकों की भागीदारी। किसमें भागीदारी की बात हो रही है? उद्योगों में उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चित करने का कदम उठाएगा। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अर्थात ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 43 ने बात की श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की। 43A ने बोला कि श्रमिकों की क्या की जानी चाहिए? भागीदारी की जाए। अब एक अमेंडमेंट और किया जाएगा 43B। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई है सहकारी समितियों के गठन की। एक बात याद रखना, ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये DPSP में है। इसमें है। तो राज्य चाह सकता है, राज्य नहीं चाहेगा तो वो चीजें भी नहीं होंगी। राज्य या सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये 97 है। 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। सिंपल है, सहकारी समितियों के गठन की बात किसमें की गई है? 43B में इसकी बात की गई है। बस 43 में बोला श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। 43A में बोला गया श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए उद्योग में। और 43B में बोला गया क्या? कि सहकारी समितियों के गठन को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। कौन प्रेरित करेगा? राज्य प्रेरित करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हम चलते हैं सीधे 44 की ओर। 44, राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, सुना है? क्या बोलते हैं इसे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अभी तक ये देश में क्यों नहीं लागू हो पाया है? अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। ठीक है, परंतु क्या ये अभी भारत के प्रत्येक राज्य में लागू है? क्यों? क्योंकि इसे किसमें रखा गया है? समान नागरिक संहिता समझते हैं कि सभी नागरिकों को एक समान कानून की दृष्टि से
देखकर एक समान सजा या एक समान न्याय दिया जाए। जैसे किसी धर्म में यदि एक शादी लिखी है और एक शादी उसमें क्या मानी गई है, एक शादी ही उसमें मानी गई है लीगल, दूसरी करने पर उसे सजा सुनाई जा सकती है। परंतु दूसरे धर्म में 2 शादी 3 शादी अलाउ है पर उसे इलीगल नहीं माना गया है। अगर ये लागू होता है तो सभी के लिए फिर एक समान चीजें होंगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि हमें धर्म पुस्तिकाओं को या किसी धर्म से संबंधित कानूनों को देखना पड़े, है ना। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो सभी के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। फिर जैन ये नहीं बोल सकते, मुस्लिम ये नहीं बोल सकते, हिंदू ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे धर्म की दृष्टि से ये सही है, हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबके लिए समान कानून होगा और आपको उसे फिर मानना ही पड़ेगा। पर अभी ये पूरे देश में लागू नहीं है, लागू करने की बात चल रही है। तो आप याद रखना, इसको याद करने की देखो ट्रिक ऐसी है, ये 4 एक समान दिखते हैं ना, जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं ना 4 ये एक समान है, तो आपको याद रखना समान नागरिक संहिता, याद रख सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, बस। आर्टिकल नंबर 45, अब देखो, यह 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। 0 से 6 मैंने आपको पढ़ाया था जब आर्टिकल्स शिक्षा का अधिकार 21A, तब हमने देखा था ना कि 0 से 6 तक कौन संभालेगा, 45 देख रहा था, और फिर 6 से 14 तक कौन, 21A निशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा, इसे आप बोल सकते प्राथमिक नहीं प्रारंभिक शिक्षा, क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा। कितने वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 40 में क्या है, पंचायती राज। आर्टिकल नंबर 41 में क्या है, बेरोजगारी, बुढ़ापा और विकलांगता आदि के लिए क्षेत्र में प्रावधान करेगा। 42 में क्या है, मातृत्व सुविधाएं, बिल्कुल सही। 43 में क्या है, श्रमिकों के जीवन सुधार। 43A में क्या है, श्रमिकों की भागीदारी। 43B में क्या है, सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देगा। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। और 45 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 0 से 6 वर्ष के तक बच्चों के लिए। सरल चीजें हैं। अब 46, राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। किसमें बोला गया, कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग, स्पेशली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। मतलब राज्य चाहे तो एसटी, एससी और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकता है और कुछ उन्हें योजनाओं के तहत बढ़ावा भी दे सकता है। अब एक चीज, ये राज्य करेगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप उनके लिए क्यों कर रहे हो, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे, पहली चीज। और दूसरा, अगर राज्य ये नहीं कर सकता तो ये जबरदस्ती जा नहीं सकते कि हमारे लिए कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसे कहां रखा गया है, डीपीएसपी में रखा गया है। अब इसे डीपीएसपी में रखा गया था तो इसके तहत तो कार्य नहीं करेंगे। पर आपको यदि अच्छे से पता है तो हमने मूल अधिकार में देखा है कि इसे अमेंडमेंट और अपवाद के स्वरूप 14 में भी जोड़, 15 में भी जोड़ दिया गया है, 16 में भी जोड़ दिया गया है। तो उसके तहत ये क्या हो जाते हैं, बाध्यकारी हो जाते हैं। परंतु यदि बात की जाए आर्टिकल नंबर 46 की, तो 46 के तहत ये बाध्यकारी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग क्लास में अभी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुरानी क्लासेस लेकर आना है, तभी आपको नई क्लासेस में मैं जो बोल रहा हूँ कि कौन बाध्यकारी है कौन बाध्यकारी नहीं है, जब मैं 21A बोल रहा हूँ, जब मैं 15 बोल रहा हूँ, 16 बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी क्लासेस को समय रहते अभी पूरी कर लीजिए ताकि आगे आपके ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है। आर्टिकल नंबर 47, सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। अब देखो क्या होता है, यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात होती है। ठीक है। तो इसके तहत आपको मेडिसिन दी जानी चाहिए। ठीक है। ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और क्या क्या दिया जा सकता है आपको, एम्बुलेंस सुविधा दी जा सकती है। देखो राज्य ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल काम नहीं कर सकता, पर अगर आप बोलो कि कंप्लीटली आपका ट्रीटमेंट फ्री हो जाए तो अभी उस स्तर पर राज्य नहीं है। फिर भी राज्य क्या करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी आपको पोलियो की ड्रॉप्स तो फ्री में देता है ना। स्कूल में जो आपको प्रारंभिक स्तर पर जो मेडिसिन लगती है, वैक्सीन लगती हैं, वो भी तो आपको मुफ्त में लगती हैं।
तो राज्य उस स्तर पर अभी काम कर रहा है, परंतु अभी उस उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा है कि वो आपको बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट मुफ्त में उपलब्ध करवा सके, क्योंकि वो बाध्यकारी नहीं है। वो कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं राज्य कोशिश नहीं करते। हमें बचपन में टिटनेस के इंजेक्शन लगते थे स्कूल में, है ना, चेचक के इंजेक्शन भी लगते हैं स्कूल में, पोलियो ड्रॉप्स बचपन से पीते आ रहे हैं हम ना, तो क्यों? ताकि विकलांगता ना आए। तो ये चीजें तभी दूर होंगी जब राज्य वो चीज हमें मुफ्त में प्रोवाइड करवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो स्तर के लोग पाए जाते हैं, एक उच्च स्तर, एक निम्न स्तर। जो उच्च स्तर है या मध्यम स्तर है वो उस पोलियो की ड्रॉप को ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो निम्न स्तर है वो 2 बार सोचते हैं कहीं खर्च करने से पहले। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात आती है जागरूकता, ठीक है, क्योंकि अगर आप घर घर जाकर मुफ्त में पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाएंगे तो कोई आपके अस्पताल से पोलियो ड्रॉप पीने के लिए नहीं आने वाला। और एक चीज, अगर ऐसा नहीं होगा तो पोलियो फिर कभी भी देश से समाप्त नहीं होगा। अभी वर्तमान में भारत में पोलियो कंप्लीटली समाप्त हो चुका है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं हुआ है। पाकिस्तान में आज भी पोलियो एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आप उनका सेंस देखेंगे ना तो आपको रोना आएगा कि वो पोलियो ड्रॉप क्यों नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है पोलियो ड्रॉप लेना। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। फिर टेढ़े हाथ टेढ़े पैर होंगे तो फिर चलो, फिर जीवन भर ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। कोई भी धर्म कभी भी जीवन, आपकी गरिमामय जीवन आपके स्वस्थ शरीर से बढ़कर नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। मैं तो साफ कहता हूँ, कोई धर्म यदि आपसे बोलेगा कि हमारे धर्म में लिखा है कि जो अपना एक हाथ काट देगा वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करेगा, तो काट दोगे क्या? मत काटना, ठीक है ना, नरक में चले जाना, मत जाना स्वर्ग में, पर दोनों हाथ लेके तो जाओगे ना नरक में, है ना। एक हाथ मत काटना अपना। इसलिए धर्म कभी आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। प्राथमिक आपका जीवन ही है, उसके बाद आप धर्म और दूसरी चीजों को देखो। आपके जीवन और आपके स्वयं के शरीर और आपके स्वयं के जीवन गरिमामय से सबसे बड़ा होता है केवल राष्ट्र धर्म। क्या होता है? आप राष्ट्र के हित के लिए स्वयं के जीवन का बलिदान भी करते हैं तो उसमें 1% का भी क्या गलत कोई स्वभाव नहीं होगा। बिल्कुल कर दो, जब मौका मिले तब कर दो। अब ऐसा नहीं कि हमें आज ही जाना है राष्ट्र के लिए, है ना, भारत माता की जय करके खुद को निपटा दो, ऐसा नहीं करना है। समय आने पर यदि आप ऐसी सर्विसेज में हैं कि राष्ट्र के लिए आपको बलिदान देने के लिए, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए, अब बलिदान केवल जीवन का तो नहीं होता है ना, अपनी अपने कंफर्ट जोन का, अपनी कुछ सुविधाओं का त्याग करना भी तो बलिदान ही कहलाता है। तो राष्ट्र धर्म के लिए उन चीजों को त्यागना भी गलत नहीं है, पर केवल राष्ट्र धर्म के लिए, है ना, दूसरी चीजों के लिए नहीं। आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर, अब आप केवल ये शब्द याद रखेंगे, कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने से केंद्रित है। सिंपल, कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा डीपीएसपी है? 48। इसका मतलब कृषि को और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 48 में लिखा है, ठीक है। 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। 48 में आधुनिक तौर पर कृषि और पशुपालन को बढ़ावा कौन देगा? राज्य देगा। इसमें एक चीज और बोली गई, देखो ये गांधीवादी आ गया विचार, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा, है ना। तो इसमें पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात किस आर्टिकल में की गई है? सिंपल है ना, पशुपालन इसमें है तो पशु की बात भी किसमें की गई होगी? 40। ये 48 में ही लिखा है, 48 ABCD कुछ नहीं है, किसमें लिखा है? 48 में ही लिखा है कि गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशु के वध पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। तो कौन सा आर्टिकल आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 48। अब चलते हैं 48A की ओर। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वन और वन्य जीव की रक्षा करना है। अब ये शब्द याद रख लीजिए, कौन सा शब्द? पर्यावरण, क्योंकि जब पर्यावरण आएगा तो वन और वन्य जीव अपने आप ही उसमें आ जाएंगे। तो 48A सिंपल है, देखो 48 में बात की कृषि और पशुपालन, है ना, मतलब उसी क्षेत्र की बात कर रहा है, कृषि और पशुपालन और वध पर रोक लगाने की। और 48A में उसने बोल दिया पर्यावरण, कि पर्यावरण का क्या करेगा? सुधार करेगा, रक्षा करेगा, और वन और वन जीव की भी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तभी तो आप देखो स्टेट्स में राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, पशुओं का, पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, कुछ वनों का संरक्षण किया जाता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सागौन का, साल का संरक्षण किया जाता है कि उसकी कटाई पर क्या लगाई गई है? रोक। अगर सरकार ये कार्य नहीं करेगी, राज्य सरकार, तो उस पर अंधाधुंध कटाई होगी, जिससे सारा का सारा पर्यावरण अव्यवस्थित हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वन्य जीवों से उनका घर छीन लिया जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए इस आर्टिकल को डाला गया और बोल दिया गया कि जो ये कार्य करेगा वो एक अच्छा राज्य कहलाएगा।
43 48 ए में बोला गया। ठीक है, वापस आते हैं आर्टिकल नंबर 44 में क्या बोला गया? समान नागरिक संहिता 45 में प्रारंभिक शिक्षा 0 से लेकर 6 वर्ष। 46 में पिछड़े वर्ग एसटी एससी के लिए कार्य करेगा। 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई। 48 में कृषि पशुपालन को आधुनिक तौर पर बढ़ावा देगा। 48 ए में पर्यावरण वन और वन्य जीव, सिर्फ शब्द याद रखिए, पर्यावरण वन और वन्य जीव से संबंधित है। ये हो गया 48 ए। इसे कब जोड़ा गया है? 42वें 1976 के द्वारा। आगे चलते हैं 49 राज्य। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो राज्य होता है ना, वो स्मारक कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थान की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तभी आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराने महल हैं, है ना, पुरानी धरोहरें हैं, उसकी सुरक्षा कौन करता है? राज्य करता है। टूरिज्म स्पॉट बनाकर वहां पे गार्ड की नियुक्ति कर कर, और वहां पर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या फिर ऐसी गतिविधि नहीं होने देता जिससे उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचे। उसकी देखरेख कंप्लीटली कौन करता है? ये इसलिए करते हैं क्योंकि उसे आर्टिकल नंबर 49 बोलता है कि आप राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक स्मारकों की क्या करोगे? सुरक्षा करोगे। अब एग्जांपल के तौर पे भीमबेटका, खजुराहो, सांची, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी सुरक्षा कौन करता है? राज्य करता है। देखो यूनेस्को साइड में तो बाद में शामिल हुए ना, उससे पहले भी तो राज्य ने संभाल ही रहा था। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर की चीजें। ऐसे आपने हमारे कुछ महल देखे होंगे जिनका धरोहर, जैसे मोती महल, है ना, और ओरछा ओरछा और मांडू के किले, इनकी देखरेख कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है ना, कोई प्राइवेट व्यक्ति तो नहीं कर रहा है इनकी देखरेख। अगर इनकी देखरेख ना हो तो आप खुद बताओ कि सिर्फ 1 वर्ष के भीतर ये जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे कि नहीं? कंप्लीटली धूल में खराब, तोड़ फोड़, और लोग उसको जाकर वैसे ही खराब कर देंगे, है ना। वैसे क्योंकि आदि आधे जो स्मारक है उसको लव जोन बना दिया गया है ना। जब आप अधिकारी बने ना तो स्मारकों की थोड़ी सुरक्षा करना, है ना, इन लोगों के लिए स्पेशल जरा ट्रीटमेंट रखना कि बेटा दूसरा स्थान हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं, वहां जाकर बैठ लो, खा लो, पी लो। स्मारकों में क्यों गोदते रहते हो? प्रिया, लव्स, मुकेश। अच्छा, कोई प्रिया बैठी है क्या? सॉरी, वो निकल गया फ्लो में। ठीक है, अब मुकेश तो कोई होगा नहीं, है ना। चलो, इसके बाद आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है? देखो 50-50 मतलब बहुत सिंपल, इसको समझना। जब हम 100 रुपए का बंटवारा करते हैं तो 50-50 करते हैं ना। 50-50 कहलाता है ना कि 50 तुम्हारा 50 हमारा। यहाँ पे 50-50 किसने किया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका में। आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, कि कौन सी शक्तियां न्यायपालिका की हैं, कौन सी शक्तियां कार्यपालिका की हैं। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए क्या करेगा? कि भैया न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, ये क्षेत्र न्यायपालिका के हैं और ये क्षेत्र कार्यपालिका के हैं। तो 50-50 कर दिया, यानी कंप्लीट जो पावर 100 थी उसको 50-50 में क्या कर दिया? तो ये 50-50 याद रखना, इससे आपको याद रहेगा कि 50-50 क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का वर्गीकरण बंटवारे से संबंधित है। अब अंतिम आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 51। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है। सिंपल, पहले आपको एक शब्द याद रखना है, किसकी? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं जिसमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 51 कि राज्य क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा पहुंचे या अंतरराष्ट्रीय शांति बनी हुई है उसमें किसी प्रकार का विवाद हो। अब उसके लिए वो क्या करेगा? राष्ट्रों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के क्या करेगा वो? अब ऐसा ना हो कि अंतरराष्ट्रीय कोई संधि हुई है, ठीक है, या हमने मान लीजिए कि न्यूक्लियर डील पे साइन किया और पर हम रोज न्यूक्लियर बम पटक रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होगी। या हमने भारत के साथ कोई हमने किसी देश के साथ कोई ट्रीटी की है कि हम उसके एयर स्पेस पे कभी भी कार्यवाही नहीं करेंगे या उसके एयर स्पेस का कभी उपयोग नहीं करेंगे, और हम उसके ऊपर ही से अपने जेट को जो हमारे फाइटर जेट से उनको उड़ाते हैं, वहां बार बार मिसाइल गिराते हैं, तो ये अंतरराष्ट्रीय संधि का क्या है? उल्लंघन है। तो ऐसे कार्य राज्य नहीं करेगा। मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को ये तो भारत बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, इसमें तो भारत है प्रो।
बिल्कुल प्रो है। अगर ये भारत ना हो तो ये काम तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि जब तक भारत बोलता है तब तक ही उस बात को थोड़ा वजनदारी माना जाता है। भारत बोल देते हैं, जब भारत बोलता है ना कि रुक जाओ थोड़ा सा, बहुत लड़ लियो, तो उन लोग सुनते हैं, है ना, क्योंकि भारत अपनी बात को रखने के लिए इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो किसी भी दो बड़े देशों के बीच एक मध्यस्थता के रूप में कार्य, कोई होना चाहिए सुलझाने के लिए, जो बोल सके कि बहुत हो गया, जन धन दोनों की हानि हो चुकी है, अब आप लोगों को रुक जाना चाहिए। तो ऐसा कौन, ऐसा वो व्यक्ति बोलता है ना जिसकी थोड़ी पावरफुल हो, इज्जत तो बहुत है भारत की, है ना, जो थोड़ा पावरफुल हो, तभी तो लोग सुनेंगे। अब ऐसी थोड़ी कोई आ गया बीच में छोटा मोटा पाकिस्तान जैसा देश और आके बोल दे तो उसको दो चांटे मार के भाग यहाँ से, 20 से 8। ऐसा देश नहीं होना चाहिए ना। भारत जैसा पावरफुल देश है तभी तो चीजों को सुना जाता है और उसकी बात को रखा जाता है। और ये हमने ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख लिया, हमने इसराइल और गाजा पट्टी पे भी देख लिया कि भारत अपनी बातों को रखने में सक्षम है और भारत अपनी हर चीज को मनवाने में भी सक्षम है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। अब शुरू से शुरू करें, एकदम फोकस रखना। आर्टिकल नंबर 38 क्या है, मैं आप बोलोगे तो ही मैं लिखूंगा। अब मैं सारे आर्टिकल्स भूल चुका हूं, ठीक है, अब सब आपके ऊपर है। आर्टिकल नंबर 36 से शुरू करते हैं, चलिए। राज्य की परिभाषा, चलिए ठीक है। आर्टिकल नंबर 37 क्या, कि डीपीएसपी न्यायालय में क्या है, गैर न्यायोचित है। चलिए ये भी ठीक है। आर्टिकल नंबर 38, 3 प्रकार के न्याय और असमानताओं को क्या करेगा, कम करेगा, और क्या करेगा, लोक कल्याण करेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 39, अब 39 में राज्य विभिन्न काम करेगा। इसमें आर्टिकल नंबर 39D क्या था, पुरुष महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही। आर्टिकल नंबर 40, अरे हाँ, इसमें 39A भी लिख लेते हैं, क्या, निशुल्क विधिक सहायता। हम 39 में भले मैंने डी लिखवाया पर आपको पूरे पढ़ने जितने भी उसके सब क्लॉजेस हैं। 40 पंचायती राज, 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता को दूर करने के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल नंबर 42 इंपॉर्टेंट है ये, मातृत्व सुविधाएं 42। आर्टिकल नंबर 43 श्रमिकों के जीवन स्तर पर, श्रमिकों के लिए। अब आर्टिकल नंबर 43A, श्रमिकों की भागीदारी किस चीज में, जाने दो। आर्टिकल नंबर 43A क्या करेगा, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 43B सहकारी समितियों के गठन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। आर्टिकल नंबर, ये जुड़वा भाई, 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 45 प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष, बिल्कुल सही, 0 से 6 वर्ष। आर्टिकल नंबर 46 SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करेगा। 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आर्टिकल नंबर 48 कृषि व
कैसे आधुनिक और वैज्ञानिक तौर पर कृषि और पशुपालन को क्या देगा, और इसी पर बोला गया पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। 49 क्या हो गया? अच्छा एक छूट गया है, ऐसे बोलो ना। 49A पर्यावरण व वन्य जीव से संबंधित क्या करेगा, उनके कल्याण की और रक्षा के लिए क्या करेगा, प्रावधान करेगा। आर्टिकल नंबर 49 कैसे स्मारक, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करेगा और देखरेख करेगा। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन। और अंतिम आर्टिकल नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये सब हमारे क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन चीजों को यदि एक राज्य फॉलो करता है तो वो एक अच्छे राज्य का निर्माण कर रहा है। क्लियर है ये चीज, अच्छे से क्लियर है। एक बार बस ईमानदारी से इन आर्टिकल्स का यदि आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको हर चीज बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। कोई भी पॉइंट इसमें है जो समझ में ना आ रहा हो? अच्छा मैंने 49A लिख दिया है, हाँ ये 48A है। 49 के ऊपर लिखा तो 48A ही होगा, है ना। तो इसमें जो चीजें हैं लिखी हुई है बस वही सरल तौर पर है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट छोड़ दो, आपको सारे डीपीएसपी याद होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल का नाम आपसे पूछा जाए सहकारी समितियों की बात किसमें की गई, तो आप सीधे तौर पर बोलेंगे किसमें की गई है, 43B में की गई। तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है, 44 में। मातृत्व सुविधाएं किसमें है, 42 में है। अब वो 42 गायब हो चुका है पर 42 में है। क्लियर है। इसके अलावा जो संशोधन किए गए वो यहाँ पर हैं, जो हमने ऑलरेडी अभी ब्रैकेट में पढ़े हैं वही चीज यहाँ लिखी गई है कि किसे कब जोड़ा गया। जैसे 42वें के द्वारा ये 3 जोड़े गए, 39A 43A और 48A। तो ये चीज आप देख लेना एक बार पीडीएफ में, इसमें कुछ अलग से बताने लायक नहीं है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना क्यों की जाती है मैं सरल तौर पर बता देता हूँ। पहला कि ये बाध्यकारी नहीं है, और दूसरा ये गैर न्यायोचित है। सबसे बड़ा कारण है क्यों, क्योंकि आपने लिख तो दिया है पर राज्य इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए इसकी क्या की जाती है, आलोचना भी की जाती है। तो ये चीज सिर्फ रीड करने की, आप एक बार रीड कर लेना इसको। क्लियर है। तो सारे आर्टिकल्स याद कर लेना। जो अगला भाग है हमारा 51A वो किससे संबंधित है, भाग मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों पे चर्चा अगले लेक्चर पर करेंगे। इस चीज को बस अच्छे से कंप्लीट करना, पीछे जो जो पढ़ रहे हो वो भूलना मत, ठीक है ना। जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं अच्छे से रिवाइज करना ताकि हम आगे बेहतर ढंग से बढ़ सकें। क्लियर है। समाप्त करें। जय हिंद।